वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 साइंस का चैप्टर 6 जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। पेज नंबर 105। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? आंसर, एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः उन्हें गैसों का आदान प्रदान करने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा हो जाती है। परंतु बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती, इसलिए विसरण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता। स्टूडेंट, विसरण वह प्रोसेस है जिसमें जो एक झिल्ली है उसके आर पार जो गैसेस है या तरल पदार्थ है उनका आदान प्रदान होता है। तो जो बहुकोशिकीय जीव है इनकी जो सतह है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट या पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती, जिससे कि ऑक्सीजन विसरण द्वारा अंदर आ सके जीवों के शरीर में। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में इस प्रकार से हो जाता है, इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में जो विसरण है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता है। सेकंड क्वेश्चन, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? कोई भी वस्तु जिसमें दृश्यमान क्रियाएं जैसे मतलब दिखने योग्य क्रियाएं जैसे प्रजनन, श्वसन व वृद्धि दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु सजीव है। हमने अपने आसपास भी यदि देखा होगा तो जो श्वसन करती हैं, अपने समान संतति उत्पन्न करती हैं और बढ़ती हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं। सजीवों में होने वाली आंतरिक गतियों को हम नग्न आँखों से नहीं देख पाते, जैसे कोशिकीय गति। इसलिए जो भी हम चीज़ें देख पाते हैं उनके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव। सजीवों में प्रजनन, श्वसन और वृद्धि जैसी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम आसानी से दृष्टिगोचर कर सकते हैं, और इन क्रियाओं के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई जीव सजीव है या नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? जीव द्वारा ऑक्सीजन व भोजन को कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। जीवों की जटिलता के आधार पर व पर्यावरण की विभिन्नताओं के आधार पर कच्ची सामग्री की आवश्यकता बदलती रहती है। पेज नंबर 105। फोर्थ क्वेश्चन, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीवन के अनुरक्षण के लिए श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन आदि आवश्यक प्रक्रम हैं। पेज नंबर 111 या 111। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण को डिफरेंस बताने के लिए हम एक कॉलम खींचकर उनको अलग अलग कर लेंगे। स्वपोषी पोषण, ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से बनाते हैं। विषमपोषी पोषण में जीव अपना भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी पोषण में क्लोरोफिल मुख्य घटक होता है। विषमपोषी पोषण में क्लोरोफिल मुख्य घटक नहीं होता। स्वपोषी पोषण क्रिया सामान्यतः दिन में होती है। विषमपोषी पोषण क्रिया यह दिन और रात दोनों समय हो सकती है। सभी हरे पौधे एवं कुछ नीली हरी शैवालों स्वपोषी पोषण करते हैं। सभी जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया आदि विषमपोषी पोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 111। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री की उपलब्धता निम्नानुसार है। कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति वायुमंडल से होती है। मृदा में उपस्थित जल जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिलता है। इस क्रिया के लिए मुख्य घटक क्लोरोफिल सभी हरे पौधों एवं कुछ शैवालों में पाया जाता है। तो स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जिसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल से मिल जाती है, और मिट्टी में जल जो है वो मिट्टी में उपस्थित रहता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है, और क्लोरोफिल सभी हरे पौधों का मुख्य घटक होता है। पेज नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में अम्ल निम्न भूमिका निभाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम के सहायक के रूप में कार्य करता है। यह अम्ल भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीव को नष्ट करता है, जिससे पाचन अंग सूक्ष्म जीवों से संदूषित नहीं हो पाते। अर्थात जो भी हम भोजन खाते हैं, हम भले ही उनको कितना भी धो लें,
पका लें, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इन सूक्ष्म जीव को नष्ट करके हमारे पाचन अंगों को बचाता है। पेज नंबर 111 क्वेश्चन नंबर 4, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइम जैसे एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन आदि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं। यह सरल पदार्थ आसानी से रक्त में विसरित हो जाते हैं तथा इनका रक्त के साथ परिवहन हो जाता है। अर्थात ये जो एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन आदि हैं, ये जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ देते हैं, जिससे कि ये आसानी से रक्त में विसरित हो जाते हैं और विभिन्न अंगों तक रक्त के द्वारा इनका परिवहन हो जाता है। पेज नंबर 111 क्वेश्चन नंबर 5, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है। क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर अंगुली के समान अनेक छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये दीर्घरोम अवशोषण का स्वतः ही स्तर बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रक्त वाहिकाएं भी बहुतायत या बहुत अधिक संख्या में होती हैं जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती हैं। यहाँ अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए उद्योगों के निर्माण एवं पुराने उद्योगों की मरम्मत में होता है। जो छोटी आंत होती है इसमें उंगली के जैसे छोटी छोटी प्रोजेक्शंस या प्रवर्ध निकले होते हैं जो कि दीर्घरोम कहलाते हैं। ये अवशोषण के स्तर को बढ़ा देते हैं और जो भोजन आता है, पचित भोजन आता है, उसको ये अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देते हैं। जहाँ पर इस भोजन का अविसरित भोजन का यूज़ ऊर्जा के रूप में होता है या पुरानी कोशिकाओं या अंगों की मरम्मत में होता है या नए कोशिकाओं के निर्माण में होता है। पेज नंबर 116 फर्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है, इसलिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव अधिक लाभप्रद है। पेज नंबर 116 सेकेंड क्वेश्चन, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ निम्नानुसार हैं। पहला, ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज माइनस C6H12O6, ये 6 कार्बन वाला अणु होता है। इसका जो विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में होता है। ये पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। 3 जो कार्बन के अणु हैं वो वायु में और अणु प्लस ऊर्जा बनाते हैं। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में क्रिया होती है, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 2 कार्बन वाला अणु प्राप्त होता है और 2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। O2 की कमी, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे हम बहुत अधिक मेहनत कर लेते हैं तब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये क्रिया हमारी पेशियों में होती है, तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है और 3 कार्बन अणु प्राप्त होते हैं। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये सामान्य क्रिया है जो श्वसन की कहलाती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह ऑक्सीजन की उपलब्धता में होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और 678 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो पहला वाला ईस्ट में था ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। दूसरी वाली जो क्रिया थी ये ऑक्सीजन की कमी में होती है, जब हम बहुत अधिक मेहनत कर लेते हैं उस टाइम ये क्रिया होती है। और जो थर्ड वाला है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ये सामान्य क्रिया है जो सामान्य रूप से सभी जीवों में होती है। अब हम देखेंगे जो ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्लूकोज है वह एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। फिर मनुष्य की पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में पायरूवेट, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में टूटता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो पायरूवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूटता है। ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन, सर्वप्रथम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे वह पायरूवेट में बदल जाता है और फिर पायरूवेट विभिन्न ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की कमी के अनुसार वो अन्य जगह टूटता रहता है। पेज नंबर 116 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के द्वारा अर्थात रक्त में उपस्थित लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल कैसे अभिकल्पित है? गैसों के विनिमय माने गैसों का आदान प्रदान। कौन सी गैसें? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो उसके लिए जो फेफड़े हैं वो किस प्रकार से मॉडिफाइड होते हैं? गैसीय विनिमय के लिए फेफड़े अभिकल्पित होते हैं। फेफड़ों के अंदर का मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित एवं प्रतिविभाजित हो जाता है, जो गुब्बारे की समान संरचना अर्थात कूपिका में अंतकृत हो जाता है, जिनका एंड कूपिका में हो जाता है। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे CO2 व O2 का विनिमय हो सकता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज हो सकती हैं। कूपिकाओं की भित्ति में रक्त वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो वायु फेफड़ों में भर जाती है तथा कूपिकाएं वायु के कारण फूल जाती हैं। रक्त शेष शरीर से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका वाहिका का रक्त कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फेफड़ों में सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन बना रहता है, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण व कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। ये एक मानव फेफड़े का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो एक एल्विलाई या कूपिका के बारे में बताया गया है। ये जो मानव के फेफड़े में ये शाखाएं जाती हैं, ये विभाजित हो जाती हैं और प्रतिविभाजित हो जाती हैं और लास्ट में एंड में ये कूपिका में कन्वर्ट हो जाती हैं और यहीं से जो गैसों का आदान प्रदान के लिए इनको बहुत अधिक क्षेत्रफल मिल जाता है और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान सुगमता से हो जाता है। पेज नंबर 122 फर्स्ट क्वेश्चन, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों की क्या कार्य? वहन तंत्र अर्थात परिवहन तंत्र। मानव में वहन तंत्र के निम्न घटक हैं। पहला, हृदय। यह ऑक्सीजनित रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है और शरीर के विभिन्न भागों से आए हुए अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजता है, अर्थात हृदय पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि पोषक तत्वों एवं नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों का वहन करता है। रक्त वाहिकाएं रक्त को अंगों तक ले जाना अर्थात धमनियां ये कार्य करती हैं तथा अंगों से रक्त को हृदय तक लाने का कार्य शिराएं अर्थात वाहिकाएं करती हैं। धमनियों एवं शिराओं के अंदर केशिकाओं का महीन जाल बनाती हैं। सेकंड क्वेश्चन, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रक्त को अलग करना क्यों आवश्यक होता है? ऑक्सीजनित रक्त माने ऑक्सीजन से युक्त रक्त, विऑक्सीजनित रक्त माने कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। स्तनधारी तथा पक्षियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रक्त को अलग करना आवश्यक होता है। रक्त का इस प्रकार का बंटवारा स्तनधारी तथा पक्षियों को शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए लाभदायक होता है। जंतुओं को पर्यावरण के प्रति तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की आपूर्ति आवश्यक होती है। इसलिए स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रक्त को अलग करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? इसमें उच्च संगठित पादपों में दो प्रकार के ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम कार्य करते हैं। जाइलम पानी एवं खनिज लवणों का वहन करता है। फ्लोएम पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादप में अर्थात पौधों में जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। इस ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन तंत्र वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं जो पौधे के सभी भागों से संबंधित होता है। पौधों की जड़ें मिट्टियों के संपर्क में रहती हैं व आयन प्राप्त करती हैं, जिससे जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर उत्पन्न हो जाता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है, जिससे अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल एक स्तंभ का निर्माण करता है, जिससे जल लगातार ऊपर धकेला जाता है। पत्तियों की कोशिकाओं से वाष्पोत्सर्जन होता है
जो एक चूषण दाब उत्पन्न करता है जो जल को पौधों के ऊपरी भाग में जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। स्टूडेंट्स, जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं और ये जल जाइलम के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। यहाँ जहाँ पर जड़ों, तनों, पत्तियों में विभिन्न प्रकार की कैपिलरीज होती हैं जो कि एक कंटिन्यूअस जाल या नेट जैसा बनाती हैं, जिससे कि होकर जल ऊपर की ओर पहुंचाया जाता है। और जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है दिन के समय तो एक चूषण दाब उत्पन्न होता है जिसके द्वारा जल ऊपर की ओर खींचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। ये भोज्य पदार्थ विलय उत्पाद के रूप में मिलते हैं और फ्लोएम के द्वारा इनका परिवहन होता है। भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त फ्लोएम अमीनो अम्ल आदि का भी परिवहन करता है। पत्तियों से ये पदार्थ शाखाओं तथा जड़ों से में पहुंचाए जाते हैं। शाखी कोशिकाएं माने कंपेनियन सेल्स व चालनी नलिका या सीव ट्यूब्स द्वारा ऊपरी मुखी, अधोमुखी और दोनों दिशाओं में स्थानांतरण होता है। ऊपरी मुखी अर्थात ऊपर की ओर, अधोमुखी अर्थात नीचे की ओर और साइड बाय साइड माने लेफ्ट टू राइट भी इनका स्थानांतरण होता है। सुक्रोज आदि पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। परासरण दाब में अंतर से भोज्य पदार्थों का पौधों के आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण होता है। स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को समझ लें कि जो पत्तियां होती हैं वो पौधों के लिए किचन का कार्य करती हैं, अर्थात वहाँ पर भोजन का निर्माण होता है और ये भोजन शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाया जाता है। तो ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं वे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। पत्तियों में भोजन बन रहा है, वहाँ भोज्य पदार्थों की सांद्रता अधिक होती है और बाकी के अंगों में भोज्य पदार्थों की सांद्रता कम होती है। इसीलिए जो फ्लोएम है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। पेज नंबर 124, फर्स्ट क्वेश्चन, वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई है। हर किडनी में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख नेफ्रॉन या वृक्काणु होते हैं। इनका मुख्य भाग ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट व रीनल नलिका होती है। क्रियाविधि, रीनल धमनी के द्वारा रक्त किडनी में आता है। रीनल धमनी किडनी में आकर छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ जाती है। पानी और विलेय पदार्थ बोमेन संपुट में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। दूरस्थ नलिका में कुछ पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, लवण आदि का चयनात्मक पुनरावशोषण होता है तथा वर्ज्य पदार्थों को यूरिन में मिला दिया जाता है। क्षनित द्रव हेनले के लूप में आता है जहाँ से जल का अवशोषण होता है। डिस्टल नलिका दूरस्थ नलिका में पुनः क्षनित द्रव आता है तथा संग्राहक नलिका द्वारा नेफ्रॉन से यूरिन संग्रहित कर लिया जाता है। किडनी से यूरिन यूरेटर में आता है। यूरेटर से यह यूरिनरी ब्लैडर में स्थानांतरित हो जाता है तथा उत्सर्जन हेतु यूरेथ्रा में चला जाता है। स्टूडेंट, यह एक नेफ्रॉन की संरचना है। यहाँ पर ये बोमन संपुट है। ये वृक्क से धमनी की शाखा जो रीनल धमनी है वो यहाँ पर आई हुई है। ये रीनल शिरा है और ये एक गुच्छे के रूप में जो है वृक्काणु का नलिकाकार भाग है। यहाँ पर ये वाली जो लंबी वाली है ये संग्राहक नलिका है। यहाँ से जो भी लिक्विड आता है वो यहाँ संग्रहित कर लिया जाता है। इसके बाद यूरेटर से होकर यूरेथ्रा तक पहुँच जाता है और यूरिन को निष्कासित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक वृक्काणु है और इस प्रकार से 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक वृक्काणु एक किडनी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? पादपों में अतिरिक्त जल से मुक्ति के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ या उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित करके रखते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भरे अवशिष्ट पदार्थ संचित रहते हैं। रेजिन तथा गोंद जैसे अपशिष्ट पदार्थ पुराने जाइलम में एकत्रित हो जाते हैं जो समय समय पर पौधे से बाहर कर दिए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? यूरिन की मात्रा अतिरिक्त जल तथा जल में घुले वर्ज्य पदार्थों पर निर्भर करती है। जीव का पर्यावरणीय वातावरण तथा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच हार्मोन आदि कारक भी यूरिन का नियमन करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।